1920 में लाड़काने में 16 साल का लड़का कैसे गया, कोई तो लेके गया होगा ना, मतलब टीचर ही लेके गए। खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोग आए। अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे पर्सनैलिटी आए, उसकी कॉन्फ्रेंस में जाके 16 साल के बच्चे को लेके जाना, मतलब उन्होंने टीचर से उन्होंने इसको कराया और उसके बाद ही इतने वो मुतासर हुए। उस दौर का जीएम सैयद एक मजहबी तर्ज का जीएम सैयद है। आगे चल के ये जीएम सैयद एक लिबरल सेक्युलर और जो है वो पूरा एक अपने थॉट में इतना ज़्यादा सेक्युलर कैसे बन जाता है। तो 25 से पहले साईं को दाढ़ी भी थी और मस्जिद में इमामत भी करते थे और नमाज भी पढ़ाते थे। बल्कि उस ज़माने में तो ये था कि साईं ने वो सन में वो मतलब स्ट्रिक्टली कह दिया कि सबको नमाज़ पढ़नी है जामे मस्जिद में। तो जो नहीं पढ़ने आते थे उनको लोग भेजते थे कि उनको पकड़ के ज़बरदस्ती पढ़ाते थे कि भाई नमाज़ पढ़नी है। 21 में साईं ने खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहलाई तो कमिश्नर थॉमस से उन्होंने लेटर कि भाई इनको कहो कि ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल करें, नहीं तो हम इनको ये जो वजीफ़ा है हम कैंसिल कर देंगे। तो फिर भी साईं ने नहीं माना, वो कॉन्फ्रेंस करा दी। उस ज़माने में एक होते थे कि ये सखर में मेन वहाँ पर हिंदू मुस्लिम को ब्रिटिश का तो यही था कि डिवाइड एंड रूल। तो सिंध में डिवाइड एंड रूल का जो स्टार्ट ही किया ब्रिटिश ने, वो जब सिंध को कॉन्कर किया उस ज़माने में, तो उस ज़माने में उन्होंने क्या कर दिया कि सिंध की आइडेंटिटी ख़त्म करके बॉम्बे से मिला दी। आज जिस तारीखी शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, जीएम सैयद जो नेल्सन मंडेला से भी ज़्यादा जेल में रहे, 30 साल से ज़्यादा उन्होंने जेल काटी। और जीएम सैयद वो शख्सियत थे जो कि फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सिंधी नेशनलिज्म और फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं। और वो बरे सगीर की 20th सेंचुरी की बड़ी शख्सियतों में से थे। क्यों कि जीएम सैयद सिर्फ सियासतदान नहीं, जैसे मैंने बताया फाउंडिंग फादर ऑफ नेशन, और फिर उसके हवाले से वो लिटरेरी ग्राउंड्स पे फिलोसॉफिकली और जो है वो सोशल ग्राउंड्स पे भी उनके बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं। इसी वीडियो में आज हम जीएम सैयद के बुनियादी लाइफ, उनकी पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिकल फेजेस कितने थे जीएम सैयद के, टोटल जो पॉलिटिक्स थी उसमें कितने बुनियादी फेजेस, और उनका रोल एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ नेशन। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएम सैयद के ग्रैंड सन डॉक्टर ज़िया शाह, और वो हमें बुनियादी जो जीएम सैयद के हवाले से लाइफ, नर्चरिंग, और फिर जो है उनकी पॉलिटिकल फेजेस और उनकी आइडियोलॉजी और थ्रू आउट फाउंडेशन ऑफ नेशनलिज्म के हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करते रहेंगे मुख्तलिफ तरीके से। और अब हम बात करते हैं कि जीएम सैयद की पैदाइश कब हुई और जीएम सैयद की जो बुनियादी नर्चरिंग थी वो कैसे हुई। जीएम सैयद 17 जनवरी 1904 में पैदा होते हैं। उनके 1.5 साल के बाद उनके वालिद मोहम्मद शाह का शहादत हो जाती है। जीएम सैयद की विलादत 1904 में हुई सन में। 1.5 साल की उम्र में उनके वालिद को शहीद किया गया। 1 साल के बाद फिर उनके चचा भी फौत हो गए, उनको डायबिटीज़ थी और बेड पे थे, वो बेड रिटन थे, तो उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो उसके बाद कोई भी मेल मेंबर नहीं था फैमिली में। उनकी फैमिली में साईं जीएम सैयद के वालिद साहब की 2 शादियाँ थी, एक इनकी मदर जो थी और एक उनकी दूसरी बड़ी मदर, उनसे औलाद नहीं थी उनको। उसके बाद ही दूसरी शादी की थी जिससे साईं जीएम सैयद पैदा हुए। उसमें से 2 बेटे पैदा हुए, एक साईं गुलाम मिर्ज़ा शाह जिनको लकास जीएम सैयद कहते हैं, एक अहमद शाह इनके भाई थे, लेकिन वो भी छोटी उम्र में उनकी वफ़ात हो गई। बाकी बचे ये, चचा की भी डेथ हो गई, तो मेल मेंबर एक ही बचे। तो उसको संभालने वाले जो पीछे थे तो वो सिर्फ फीमेल मेंबर्स ही बचे। उनमें 3 फुफियाँ थी, 2 माँ हो गई, तो ये हुई 5, ठीक है, और 2 हो गई चची। तो एक थी चची जो चचा फौत हो गए तो उनके, और एक उनकी थी बहन, वो थी अल्लामा काजी की वाइफ, पहली वाइफ। अल्लामा काजी हैदराबाद में के थे, उनकी नारे जो कास्ट थी उनसे शादी हुई थी। उनकी एक बहन से अल्लामा काजी की
शादी हुई थी, एक से साईं जी.एम. सैयद के चचा की शादी हुई थी। तो उसके बाद अल्लामा साहब चले गए जर्मनी, फिर जाके एल्सा काजी के साथ शादी की और वहाँ पर ही 10-15 साल वहाँ पर रहे। तो उस ज़माने में अकेले रहे ये। फिर जब इन साईं जी.एम. सैयद के वालिद साहब की डेथ हो गई तो मेल मेंबर को नहीं रहा, और वहाँ हैदराबाद में भी उनकी फैमिली में से भी सब ख़त्म हो गए, तो वो अपनी बहन के पास आके रहने लगी सन में। तो साईं जी.एम. सैयद को पालने में अल्लामा काजी की वाइफ का भी हाथ था, तो इसलिए साईं अल्लामा काजी भी उस हैसियत में वो फादरली फिगर थे साईं की, कि वो एडवाइस भी करते थे। जब बाद में आए सारा उनके पता चला कि भाई मेरी वाइफ यहाँ पर हैं, तो उसके बाद ऐसे रिलेशन अल्लामा काजी से हुआ। जब हम बात करते हैं जी.एम. सैयद के बुनियादी एजुकेशन की, तो जी.एम. सैयद की थ्रू आउट एजुकेशन जो है, जैसे हमने बताया कि वो घर में उनका कोई मर्द नहीं था, कि सारी एजुकेशन का सेटअप घर ही में होता है और मुख्तलिफ तरीके से। लेकिन जो मेजर रोल प्ले करते हैं जी.एम. सैयद के बचपन में उनके एजुकेशन में, वो हैं मिर्ज़ा कलीज बेग, जो कि वहाँ उनके फादर के दोस्त भी थे और वहाँ उस टाइम गवर्नमेंट ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर भी थे। उस ज़माने में दो आलम थे, एक अल्लामा काजी, मिर्ज़ा कलीज बेग। मिर्ज़ा कलीज बेग भी जो थे उनकी भी इस तरह से, वो डिप्टी कलेक्टर आखिर में थे। उस ज़माने में वो साईं के जो वालिद थे सैयद मोहम्मद शाह, उनसे उनका अलग सलग थी और दोस्ती थी। तो उनकी शहादत के बाद उन्होंने देखा कि भाई अकेले हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उस ज़माने में ज़ाहिर अंग्रेज़ों का दौर था, वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उन्होंने साईं की सारी ज़मीन वो कोर्ट में दी थी, उसको कोर्ट ऑफ लॉर्ड कहते थे, कि लॉर्ड की कोर्ट में उसमें जमा करा दी, और साईं के लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया कि वैसे ज़मीनों से कुछ नहीं आएगा, खा जाएंगे लोग ये वो, तो कोर्ट के थ्रू अंग्रेज़ सरकार के पास चली जाए और वहाँ से मंथली जो वजीफ़ा हो मिलता रहे कि इनकी परवरिश होती रहे। फिर मंथली वो मिर्ज़ा कलीज बेग ने कराया, तो वो भी मतलब साईं के फादरली फिगर हुए, कि मतलब उन्होंने सारी साईं की ज़मीनें भी बचाई, उनको परवरिश भी की। इवन साईं को जो पढ़ाने में भी उन्होंने रखा कि भाई इसको टीचर रखे दो, ये कियो। मिर्ज़ा कलीज बेग पहले 6 क्लासें वहाँ पर सन में पढ़े, प्राइमरी स्कूल में 5 में। उस ज़माने में फ़ाइनल कहते थे 7 क्लासेस, वो 7 दर्जे पढ़ते थे तो उसको कहते कि फ़ाइनल है, मतलब आज का फाइनल कहते थे, मतलब मैट्रिक, उस ज़माने की मैट्रिक थी। लेकिन साईं 6 क्लास पढ़े। उसके बाद 6 के बाद इंग्लिश होती थी, कि उसके लिए उन्होंने मिर्ज़ा हामिद, वो हामिद थे, उनको वहाँ से कंडियारों से मिर्ज़ा कलीज बेग लेके आए और उनको रखा, घर पे रख के दिया कि भाई इनको पढ़ा। 1.5 साल तक 2 साल तक उन्होंने पढ़ाया, साईं को इंग्लिश उन्होंने पढ़ाई। फिर दादू से एक टीचर लेके आए कि वो उनको अरबी और फ़ारसी पढ़ाएं। फिर उन्होंने इस तरह से मतलब होम ट्यूटरिंग, तो ये सारा पढ़ाने में सारा मिर्ज़ा कलीज बेग का हाथ था। उसके बाद अल्लामा साहब बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने भी हाथ रखा। फिर उन्होंने जो प्रीचिंग और मज़हब की तरफ, और ये वो अल्लामा साहब मज़हब में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थे, तो इसलिए उन्होंने मतलब जब मेरे वालिद साहब से इमदाद मोहम्मद शाह का नाम जो रखा, तो एक तो उनका हमारी फैमिली में भी है वो नाम, लेकिन एक वजह ये थी कि वो अल्लामा काजी को उनका नाम इमदाद था। अच्छा। हाँ, अल्लामा काजी है ना, इमदाद अली काजी, तो अल्लामा साहब ने उन्होंने कहा कि नहीं, इसका इमदाद मोहम्मद रखो। तो उन्होंने, क्योंकि वो प्रॉफिट से बहुत वो क्लोज थे और मज़हब में, तो उन्होंने कहा कि इमदाद रखो। फिर उन्होंने साईं ने अपने बेटे का नाम इमदाद मोहम्मद रखा। जी.एम. सैयद के बचपन से उनसे जो दूसरी शख्सियत जुड़ी रही वो थी अल्लामा आया काजी। अल्लामा आया काजी एक बड़े आलिम थे उस ज़माने के, और सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे थे वो। इसी तरह से वो बड़े स्कॉलर थे, PhD स्कॉलर। उसी ज़माने में जी.एम. सैयद का अल्लामा आया काजी से एक फादरली रिलेशनशिप इस तरह से बनता है कि वहाँ उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो जी.एम. सैयद के घर में रहते हैं, और इसी तरह से फिर क्योंकि वो PhD के लिए चले जाते हैं जर्मनी, और पीछे से वो वाइफ जो है वो जी.एम. सैयद की, क्योंकि चचा के वाइफ की बहन थी, तो वो वहाँ आके घर में रहती हैं। अच्छा, फिर वो 16 साल का बच्चा पॉलिटिक्स का आगाज़ करता है। वो किस तरह से करता है, कहाँ से करता है, फिर उस जो है ना वो खिलाफत मूवमेंट का ज़माना है, ये 1920 का ज़माना है। लाड़काना में खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है। जी.एम. सैयद अपने असातिज़ा के साथ वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं, और फिर ये जी.एम. सैयद की सियासत का यहाँ से आगाज़ होता है। और फिर वो वापसी आके फिर
ये पहला पॉलिटिकल फेज है जो खिलाफत मूवमेंट में वो अपने जो है वो सियासी कैरियर का आगाज़ करते हैं, और फिर वो वापसी आके वहाँ के जो फतेह मंद सेवानी जो 7 में वो बड़े स्कॉलर थे उनके साथ मिलके खिलाफत कॉन्फ्रेंस करवाते हैं 7 में। और फिर यहाँ से हालांकि उनको ये यहाँ से जीएम सईद की सियासत का आगाज़ भी तो होता है, लेकिन वो मिजाजन जो है वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, और कमिश्नर थॉमस थे उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़, हालांकि फिर उन्होंने अपनी ज़मीनें उनसे वापस लीं और फिर जो मिर्ज़ा खलीज बेग ने रखवाई थी, लेकिन फिर भी जीएम सईद उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके वहाँ कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। फिर उनको ज़मीनें लूज़ करनी पड़ती हैं जो कि कोर्ट्स से रुजू करके या कोर्ट्स में केस लड़के वो उन्होंने वापस ली। 1904 में पैदा हुए, 1910 में स्कूल में बैठे। 1910 में स्कूल में बैठे, समझ लें कि 16 तक 1916 तक वो जाके उन्होंने 6th क्लास पास की। उसके बाद इंग्लिश और फ़ारसी वो किया। 1920 तक जब 16 साल के वो हुए तो 16 साल की उम्र में इनके जो ज़ाहिर है वहाँ जो टीचर थे या उनकी जो पढ़ाने वाले थे, क्योंकि वो जो इंग्लिश पढ़ाने आए थे कंडियारों से, वो ज़ाहिर इंग्लिश पढ़े हुए थे तो अलीगढ़ से यहाँ से कोई पढ़ के आए होंगे, तो वो उन्होंने भी उनको पॉलिटिक्स में उनको शौक़ दिलाया। दूसरे जो अरबी और फ़ारसी के जो दादू से आते थे टीचर, वो हामिद जो थे वो कंडियारों के थे, वो भी, तो उन्होंने भी उनको हिमथाया। और वहाँ के जो लोकल टीचर थे उन्होंने भी किया। तो 1920 में लाड़काने में 16 साल का लड़का कैसे गया, कोई तो लेके गया होगा ना, मतलब टीचर ही लेके गए। खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें अल्लामा वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोग आए। अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे पर्सनैलिटी आए, उसकी कॉन्फ्रेंस में जाके 16 साल के बच्चे को लेके जाना, मतलब उन्होंने टीचर से उन्होंने इसको कराया। और उसके बाद ही इतने वो मुतासर हुए, वो टैलेंट तो था सही में और जीनियस थे। उसके बाद आए और वहाँ पर इसमें मतलब अभी जो प्रेसिडेंट जामशोर है ये 7 में उस ज़माने में बड़े आलिम जो थे वो फतेह मंद सेवानी थे, उस ज़माने में बड़े नाम था उनका। उनके साथ मुलाकात की। फिर 1921 में फिर खिलाफत कॉन्फ्रेंस में कहलाई उनकी सदारत में। तो ये आखिर कोई तो गाइड करने वाला होगा, तो यही टीचर्स जो थे वो ही उनको गाइड करते थे, फैमिली में से तो कोई था नहीं। तो उन्होंने इस तरह से गाइड किया। मिर्ज़ा खलीज बेग उनकी एजुकेशन और इसमें करते, लेकिन वो बड़े पक्के वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, तो वो इन पॉलिटिक्स वाले चक्करों में नहीं पड़ते थे, वो से हट के थे, बल्कि वो कहना पड़ते। अच्छा, इस दौर का जीएम सईद एक मजहबी तर्ज का जीएम सईद है, जो वहाँ पे अपने सन में मजहबी हवाले से जो है वो बड़ा एक्टिव भी है। और फिर वो जीएम सईद जो मजहबी हवाले से एक्टिव होने से ज़्यादा वो मस्जिद में पेश इमामत भी करते हैं। वो बताते हैं कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़नी आता तो उसको वहाँ से बुला के मस्जिद में लाया जाता था। लेकिन आगे चल के ये जीएम सईद एक लिबरल, सेकुलर और जो है वो पूरा एक अपने थॉट में इतना ज़्यादा सेकुलर कैसे बन जाता है। लिबरल सोच हुई इससे। हाँ, इससे पहले जो थी मतलब जब खिलाफत तहरीक में 1920 में थे और फिर 21 में, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब कराची की पहले शहरी लाइफ में जब आ गए 1925 में, तो 25 से पहले साईं को दाढ़ी भी थी और मस्जिद में इमामत भी करते थे और नमाज भी पढ़ाते थे। बल्कि उस ज़माने में तो ये था कि साईं ने वो सन में वो मतलब स्ट्रिक्टली कह दिया कि सबको नमाज पढ़नी है जामे मस्जिद में। तो जो नहीं पढ़ने आते थे उनको लोग भेजते थे कि उनको पकड़ के ज़बरदस्ती पढ़ाते थे कि भाई नमाज पढ़नी है। इस तरह से वो, क्योंकि वो खिलाफत का और ये मज़हब का असर था तो वो ज़्यादा उस ज़माने में। और अल्लामा साहब भी से भी ख़त किताब रहती थी, वो भी थोड़ी इसकी प्रीचिंग करते थे, तो उस वजह से उन्होंने ये किया। तो वो ज़बरदस्ती कर, फिर जब 25 में यहाँ पर कराची में आए, फिर कराची में रहने लगे, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो फिर साईं को थोड़ा सा वो एक्सट्रीमिज्म रिलीजन से थोड़ा सा अलग हुए। फिर यहाँ से जीएम सईद के जो लोकल बोर्ड की सियासत है उसका आगाज़ होता है। जीएम सईद क्योंकि सन उस टाइम कराची में था, तो वो उस टाइम जीएम सईद लोकल गवर्नमेंट की सियासत शुरू करते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड के मेंबर बन जाने के बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये दौर जीएम सईद के ज़िंदगी का पहला जो है वो टर्निंग फेज था। वो कराची शिफ्ट हो जाते हैं, फिर कराची में वो थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ ज्वाइन करते हैं
और फिर इसी तरह से उनकी यहाँ जो लिबरल बड़े लीडर्स थे, जमशेद नसरवान जी और इस तरह के बड़े लीडर्स के साथ मुलाकात होती है और थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ जीएम सैयद को मुकम्मल तरीके से चेंज करती हैं। बड़ी जो उस वक्त जो चेंज आई थी दुनिया में, वो सोशलिज्म भी एक तरफ था और वो सारी चीज़ें आ रही थी, इनकलाब भी आया था, खिलाफत ख़त्म हो गई और ये, तो उस ज़माने में मैडम वो कहते थे कि एनी बसंत, वो एनी बसंत थी, वो ब्रिटिशर वहाँ पर थी, उन्होंने सोशलिस्ट मूवमेंट चलाई। मतलब वो पहले चर्च में थी, चर्च के बाद फिर यहाँ आया, फिर इंडिया में बॉम्बे में आई, फिर मद्रास में रही, उसके बाद कराची बॉम्बे में आके रहने लगी, फिर कराची में भी आना जाए। तो उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में जितने भी मतलब वो उसमें ये था उनका कि सारे रिलीजन्स जो हैं वो उसमें एक्सट्रीमिज़म नहीं होना चाहिए, वो सारे रिलीजन एक ही हैं। फ़िलासफ़ी क्या है लाइफ की, उसमें क्या होना चाहिए, ह्यूमैनिटी क्या है, उसमें वो प्रीचिंग करती थी, वो करती। तो यहाँ पर कराची में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी हुई थी। तो उस ज़माने में जितने भी जो लर्नड कुछ लोग थे, वो हर वीक में 2 लेक्चर्स होते थे वहाँ पर, 2-2, 3-3 घंटे के। फिर वहाँ पर जाके वो बनते थे, फिर डिस्कशंस होती थी। तो उसमें जैसे जमशेद नसरवान जी भी, साईं जीएम सैयद भी जाते थे और वहाँ पर जाके थियोसॉफिकल, तो साईं की जो दूसरी जो लर्निंग हुई वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से। यही फेज़ है जहाँ से जीएम सैयद की मिजाज और सियासत और उनकी जो नज़रियाती बुनियाद है उनको भी समझना लाजमी है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के उसके दौरान जो है वहाँ से फिर उनका जो वहाँ उनकी जो पॉलिटिक्स है वो सारी रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिक्स है। लेकिन आगे चल के फिर वो जिस यूनाइटेड पार्टी का बुनियाद रखते हैं सर शाहनवाज भुट्टो के साथ, और फिर 1937 में इलेक्शंस आते हैं। इस ज़माने में जीएम सैयद जो गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी, जो बम्बे सेपरेशन की जो सिंध की जो है वो तहरीक चलती है उसमें भी हिस्सा लेते हैं। फिर 1937 में जो जीएम सैयद हैं वो यूनाइटेड पार्टी बड़ी मेजर विन करके आती हैं और 22 के तकरीबन सीटें लेती है, और बाकी जो आगे चल के जो सेटअप होता है, ये असल में वो फेज़ है जिनको जीएम सैयद की सियासत का मिजाज और जीएम सैयद का जो नज़रियाती बुनियाद है वो किस तरह का जीएम सैयद है, जिस पे वो थ्रू आउट, हालांकि आखिर तक उनका मिजाज वही रहा, प्रोग्रेसिव और एंटी एस्टेब्लिशमेंट और फॉर द पॉलिटिक्स फॉर द पब्लिक। 21 में साईं ने खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहलाई, तो कमिश्नर थॉमस थे, उन्होंने लेटर कि भाई इनको कहो कि ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल करें, नहीं तो हम इनको ये जो वजीफ़ा है हम कैंसिल कर देंगे। तो फिर भी साईं ने नहीं माना, वो कॉन्फ्रेंस करा दी। उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर साईं ने केस लड़ा, उसके बाद जाके वो फिर वापस अपनी ज़मीनें वापस ली हैं, फिर खुद अपनी संभाल ली हैं उन्होंने, अंग्रेज़ ने बंद कर दिया। तो मिर्ज़ा कलीज भी उनके ज़ाहिर मुलाजिम थे, तो उन्होंने अपना मैसेज किया, लेकिन वो इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते थे। लेकिन अल्लामा काजी फिर आ गए थे, तो फिर उन्होंने मतलब रिलीजन, सियासत, दुनिया, उस बारे में साईं को समझाना शुरू किया। उसके बाद ये हो गया जो सन जो है अभी ये, तो सन से आगे लकी के तक ये कराची डिस्ट्रिक्ट था। कराची से ठट्टा बदीनुसर कोई चीज़ नहीं थी, ये पूरा कराची आके कराची यहाँ तक था। तो सन का जो नाम जो इलाका था वो भी कराची डिस्ट्रिक्ट में आता था। तो 1925 में फिर जाके साईं को मतलब इतना उन्होंने कर दिया ना कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बने। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची लोकल बोर्ड 6 महीने के बाद उनको बढ़ा के उसको वाइस प्रेसिडेंट, उस ज़माने में चेयरमैन नहीं कहते थे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कहते थे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची का। तो जाके 26 में जाके वो वाइस प्रेसिडेंट बने। फिर सेकेंड इलेक्शन में 28 में जाके फिर वो प्रेसिडेंट हुए लोकल इलेक्शन कराची बोर्ड के। वो जमशेद नसरवान जी के ज़माने, उस ज़माने के वो म्यूनसिपल का, जमशेद नसरवान जी वो म्यूनसिपल में थे उस ज़माने में, यही थे, एक म्यूनसिपल होती थी और इसमें होती थी। तो इस तरह से वो म्यूनसिपल और डिस्ट्रिक्ट आपस में चलते थे। तो इस ज़रा ऑफिशियली जो रहने में जमशेद नसरवान जी और इनसे भी मुलाकातें होती थी, उनसे करते। उस ज़माने में एक होते थे कि ये सखर में मेन वहाँ पर
हिंदू मुस्लिम को ब्रिटिश का तो यही था कि डिवाइड एंड रूल। तो सिंध में डिवाइड एंड रूल का जो स्टार्ट ही किया ब्रिटिश ने, वो जब सिंध को कॉन्कर किया उस ज़माने में, तो उस ज़माने में उन्होंने क्या कर दिया कि सिंध की आइडेंटिटी ख़त्म करके बॉम्बे से मिला दी। अब जब बॉम्बे से मिला दी तो उससे क्या हुआ कि बॉम्बे में जितने भी हिंदू जो थे, मतलब यहाँ पर जितने सेठ और जो वो एक अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो जो अपर क्लास वाले थे वो बिजनेसमैन थे, ये थे, शहरों में रहते थे, वो शिपिंग बिजनेस तो शिपिंग के थ्रू होता, तो कराची टू बॉम्बे शिप चलती थी। तो यहाँ के कराची में जितने भी थे सेट वो बिजनेस करते थे, वहाँ से आना जाना ये था इनकी अप्रोच थी। अब कोर्ट होगी कोई, तो कोर्ट तो बॉम्बे में हाई कोर्ट, कोई भी केस होगा कहीं होगा, कमिश्नर होगा, गवर्नर होगा, कोई आपका चीफ मिनिस्टर होगा, वो बैठा होगा बॉम्बे में। और महाराष्ट्र वो है, सिंध भी उसके साथ मिला हुआ है। अब सिंध का एक रिमोट एरिया जो बॉम्बे से इतना दूर, और उसमें उसकी कोई भी बात होगी, कोई मसला है वो है, उसको कौन हाईलाइट करेगा? कोई नहीं करेगा। ज़ाहिर है बॉम्बे बड़ी चीज़ थी, वो हर कोई रहता। सिंध का कोई इशू आता तो तब भी ख़त्म हुआ, वहाँ से डायरेक्ट मेंबर्स सिलेक्ट होके जाते थे बॉम्बे असेंबली में, इलेक्ट नहीं होते, सिलेक्ट होके जाते थे। भाई एक मुस्लिम दो हिंदू, पैरिटी की बुनियाद पे, बराबरी की बुनियाद पे। तो दो हिंदू हुए, दो मुस्लिम हुए, दो मुस्लिम में से एक ज़मींदार हुआ, एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ, इस तरह से करके। तो वो पॉपुलेशन की बात भी ख़त्म हो गई कि भाई पॉपुलेशन में कितने हैं, तो वोट जितना ज़्यादा होना चाहिए, वो वोट नहीं, ये पैरिटी की बुनियाद पे भाई दो उधर दो उधर। अच्छा, अब जब देखते हैं लोकल बोर्ड के दौरान, और फिर 1937 के बाद जब जीएम सैयद जीत के आते हैं यूनाइटेड पार्टी, हालांकि वो शाहनवाज भुट्टो जो है वो उनकी शिकस्त होती है, लेकिन जीएम सैयद जो पहला काम आके करते हैं वो है लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब लैंड रेवेन्यू एक्ट को समझने के लिए आप देखेंगे जो सिंध में जो क्लास सिस्टम, ये असल में जो सिंध में बम्बई के साथ जो इल्हाक 1857 में हुआ, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने बड़े ही अक्लमंदी के साथ, क्योंकि वहाँ 1857 में हर चीज़ अगर आप सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन तक कनेक्ट करेंगे तो 1857 वाज मेजर गेम चेंजर। 1857 से हर चीज़ें जो है वो आप कोरिलेट कर सकते हैं, क्लास की, डिवीजन की, जागीरदारी की, और फिर वहाँ पे जो डेमोग्राफी इंजीनियरिंग है अंग्रेज़ों ने किस तरह की, और फिर वहाँ पे एथनिक डिवीजन असल में उसका बुनियाद भी। सिंध की अगर बात करें तो 1857 के बाद वहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो सेठिया हिंदू था, जो अपर क्लास हिंदू था, जो यहाँ पे एक इस्तेसाली तबका था, वो एक ट्रेडर क्लास थी, जो नीचे जो क्लास थी, जो पॉवर्टी लाइन पे पीजेंट्स थे, उनकी ज़मीनें अपने कर्ज के तहत अपने पास रखते थे, और अगर वो कर्ज अदा नहीं कर सकते कुछ अरसे के बाद, तो वो उनकी ज़मीनें जो है अपने कब्ज़े में उनकी रजिस्ट्रेशन चेंज करवा के ले सकते थे। ये थी असल में शुरुआत क्लास सिस्टम की सिंध में। जो बात करते हैं कि असल मसला हिंदू मुस्लिम का था, अगर आप बुनियादी तौर पे देखेंगे तो असल मसला हिंदू मुस्लिम नहीं था, असल मसला था क्लास। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो रूरल क्लास थी वो गरीब, हारी, और नीचे जो क्लास थी वो मुस्लिम थे, और उनके जो अपर क्लास थी वो हिंदू थे। उनको मज़हब से कोई लेना देना नहीं था। असल उनका मसला था जो है वो पैसा और ज़मीन है। तो जीएम सैयद ने असल स्ट्रगल जिसको आगे चल के वो फिर एक मौके पे वो भी उसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है तारीख में, लेकिन असल मसला क्लास था जिसकी जो है वो जीएम सैयद थ्रू आउट बात करते रहते हैं। वो है जो हिंदूज की जो हीजमनी थी वहाँ ट्रेडेड क्लास से, जो कि कई हज़ारों एकड़ तब तक 1937 तक वो कब्जे ले चुके थे। और वो जीएम सैयद ने जो पहला काम आके किया वो लैंड रेवेन्यू एक्ट को ख़त्म कर दिया 1937 के बाद। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हिंदू मुस्लिम का उस ज़माने में ही आ गया। तो जब 18 आप समझ लो 1857, और 1857 से बॉम्बे असरात, ये बिजनेस अप्रोच सारी वो हिंदूज की हो गई। तो उसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट आ गया।
लैंड रेवेन्यू एक्ट ये आ गया, उन्होंने उसमें बॉम्बे से असेंबली ने पास कर दिया, ज़ाहिर है उसने, तो बॉम्बे असेंबली ने लैंड रेवेन्यू एक्ट ये किया कि भाई लैंड रेवेन्यू है, अब ज़मीन जिसकी भी है उस ज़माने में चलता है कि भाई आप लीज, कोई होगा बैठा हुआ है, कोई आदमी सेठ बैठा हुआ है, उसको आप ज़मीन के कागज दोगे, वो आपको कर्जा देगा। आपने उसने 1000 रुपया दिया, 2 साल में वो 5000 हो गया। अब 5000 हो गया तो 5000 तो कोई नहीं दे सकेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो लैंड होल्डिंग जो यहाँ पर जो थी वो सारी हिंदूज में कन्वर्ट होना होगी, मुस्लिम से हिंदूज में चली गई। ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ ना, कोई सब ज़ाहिर हर चीज़ हो गई, वो चलती गई वहाँ पर। तो मुस्लिम सारे कर्जदार होते गए, ना सिर्फ ज़मींदार, गरीब तो सब ख़त्म हो गए। जिनके 1-2 एकड़ थी वो तो उन्होंने तो एकदम बेच दी कि भाई रखी, वो 2 साल में ब्याज में चली गई, सब ख़त्म हो गई। बाकी बची जो मुस्लिम के पास जो बड़े ज़मींदार, उनके पास कुछ बची, वो भी सब उनके कर्जे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो उन्होंने ब्रिटिश ने देखा ना, स्टार्टिंग में ऐसे कर दिया कि वो कॉन्फ्लिक्ट। और जीएम सैयद जब मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं 1937 के बाद भी, तो वो उसमें ज़्यादातर, क्योंकि वो कांग्रेस और यूनाइटेड पार्टी सिंध में जीत के आते हैं। कांग्रेस में वही जो हिंदू ट्रेडर होता है, जो अपर क्लास होता है, वो जीत के आता है, और दूसरी साइड पे जो मुस्लिम्स थे वो ज़्यादातर यूनाइटेड पार्टी में थे। और फिर आगे चल के इसी के साथ वो एक, क्योंकि उस क्लास स्ट्रगल में जो शुरू में तो मुस्लिम लीग उनको ये एक अपना पॉजिटिव गेस्चर दिखाती है कि हम आपको इन जो, क्योंकि उनको अपने पाँव यहाँ जो है वो क्या कहते हैं अपने गार्डने थे, तो इसी वजह से वो जीएम सैयद ने उनको जब सपोर्ट की बात की तो उन्होंने सपोर्ट की उस क्लास के खिलाफ, और फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट में उनकी मदद की। जना से भी जो स्टार्ट करते हैं ना कि भाई जना से जो इख्तलाफ हुआ, हालांकि फिर उन साईं ने देखा कि भाई अब और तो कुछ नहीं हो रहा, कांग्रेस को उस वक्त साईं कांग्रेस में फिर कहा कि भाई मैं कांग्रेस में करता हूँ, उनके साथ रहूँ। वो कांग्रेस वालों को कहा कि भाई हमें मदद करें, लेकिन ज़ाहिर है वो बिजनेसमैन थे, ये थे इस्टेब्लिशमेंट, तो कांग्रेस ने उस पर हामी नहीं भरी, उन्हें कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो उसको डालते रहे। फिर साईं ने मजबूरन कहा भाई इसके मुस्लिम लीग से करो। मुस्लिम लीग मान गई कि भाई मुस्लिम लीग के भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे कि इसमें नहीं करें। फिर साईं मुस्लिम लीग में चले गए। फिर मुस्लिम लीग में जब चले गए तो फिर ये हुआ, उसके बावजूद भी जब मुस्लिम लीग में चले गए तो उस गवर्नमेंट को हटाकर अल्लाह बख्श सुमरो को चीफ मिनिस्टर साईं जीएम सर ने बनाया, जिसमें जना साहब नाराज हुए क्योंकि वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के थे, लेकिन उसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया कि भाई ठीक है फिर भी कि लिबरल आदमी है। मुस्लिम लीग उस पर नाराज थी कि भाई तुम क्यों करे, आप मुस्लिम लीग में आ गए हो तो कांग्रेस वाले को क्यों सपोर्ट करे हो। लेकिन साईं ने कहा कि नहीं भाई सिंध के लिए जो काम है, क्योंकि साईं का जो आइडिया था वो हमेशा वो सिंध का था कि सिंध को क्या फेवर मिलेगी, सिंध को क्या होगा। तो उसमें भी वो सिंध का भी जो वो हिंदू मुस्लिम का जो तजाद कहते हैं, वो भी सिंध हिंदू मुस्लिम का तजाद नहीं था, वो भी असल में सोशलिस्ट तजाद था कि एक अमीर और एक गरीब क्लास डिफरेंस जो था, क्लास तजाद, हाँ, कि बाद इससे साली जो तबका है जो ये वो ख़त्म कर रहा है, तो इसके खिलाफ था कि भाई इसको बेहतर किया जाए। फिर साईं ने वो स्टार्ट किया। अच्छा, फिर यहाँ से आप आगे चल के देखते हैं तो हालांकि वही जीएम सैयद फिर अपनी यूनाइटेड पार्टी ख़त्म करके, हालांकि जब आप बात करते हैं वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग ज्वाइन करने की वजह से उन्होंने पार्टी ख़त्म की। हकीकत ये थी कि जीएम सैयद की पार्टी को हुकूमत बनाने ही नहीं दी गई। एक सीट वाली जो सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह थे गवर्नर ने, वहाँ असल में ये जो आप बात करते हैं ना कि आज एस्टेब्लिशमेंट को देख के जब आप हैरान होते हैं, तो वो एस्टेब्लिशमेंट उस ज़माने में थी कि गवर्नर ने, उस टाइम के गवर्नर ने एक सीट वाले को हुकूमत बनाने की जो है वो पेशकश की, लेकिन जो मेजॉरिटी पार्टी थी यूनाइटेड पार्टी, उसको हुकूमत नहीं बनाने दी। और फिर उसके बाद दूसरी साइड पे थे वही वाली जो क्लास थी, हिंदू सेठिया क्लास, और जीएम सैयद ने उनके खिलाफ एक जो क्लास स्ट्रगल का बुनियाद रखा। तो असल बात ये थी जिसकी वजह से जीएम सैयद ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। लेकिन वही जीएम सैयद फिर आगे चल के अपनी जो उसी मुस्लिम लीग की हुकूमत ख़त्म करके जो कांग्रेस में थे अल्लाह बख्श सुमरो, उनको हुकूमत बनाने में मदद करते हैं, जो कि हालांकि पहली बुनियाद थी जिन्ना और जीएम सैयद में इख्तलाफ की। और जीएम सैयद के आगे हमेशा सिंध रखने वाली जो बात है वो यही यहाँ से साबित होती है कि जीएम सैयद ने थ्रो आउट जो पहली बात की थी वो सिंध और सिंध के अवाम और वो क्लास स्ट्रगल जो उनके खिलाफ जो है उन्होंने जो है वो
उनके राइट्स के लिए जो जद्दोजहद वाला तसलसल था। जब बॉम्बे से अलहदगी हुई सिंध की, तो उस वक्त ही ये तकरीबन सेटल हो गया था कि वो जो जितने सेटल थे उसमें 37 की असेंबली हुई है फर्स्ट में, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ कि साईं जी ने कहा था कि लैंड रेवेन्यू एक्ट को उसको ख़त्म करो। उसमें करो कि भाई ठीक है, ज़मीन जिसकी भी है वो उसकी रहे, उसका जो ब्याज होगा इंटरेस्ट होगा वो सब देगा, लेकिन 3 साल में जब्त नहीं हुई कि उसकी ओनरशिप चेंज हो जाए। फिर वो असेंबली से बिल पास कराए थे, वो जब वो बिल के चक्कर में गए तो उसके बाद फिर एकदम डिवीजन हो गई। तो उस ज़माने में 37 में जब इलेक्शन हुई तो उस ज़माने में भी साईं तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट शुरू से रहे। मैंने कहा आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जब थे वो खिलाफत में, तो कमिश्नर थॉमस ने कहा कि भाई नहीं कराओ, फिर भी साईं ने कराया, फिर उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर दी, ये कर दिया। 37 में जब आए तो ज़ाहिर है वो ब्रिटिशर्स और ये तो इन्होंने अगेंस्ट जाके गवर्नर के बिल भी कर दिया, गवर्नर भी नहीं कहते थे। तो उस ज़माने में जब पार्टी जो आई मेजॉरिटी बन के यूनाइटेड पार्टी आ गई, उसकी आ गई 22 सीटें, वो 22 सीटों वाले साईं जेम्स आ गए। सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह 1 सीट वाला, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। उसने फिर दूसरों से फिर ब्राइब करके चीफ मिनिस्टर बनाने, फिर उसने खरीदो फरोख्त की। कांग्रेस के उस वक्त 8 मेंबर थे, मुस्लिम लीग 0, मुस्लिम लीग का 0 मेंबर था, कांग्रेस के 8 और यूनाइटेड पार्टी के 20 22 1937 की, और बाकी कुछ आज़ाद आ गए। फिर वो सबको खरीदो फरोख्त करके गलत सर गुलाम हुसैन को हिदायत बना दी गवर्नर। लेकिन इसमें सारे मुस्लिम तो इकट्ठे थे, तो बिल उसमें भी पास करा दिया। फिर आगे चल के आप वहाँ देखते हैं कि हिंदू जो वहाँ ट्रेडेड क्लास है या मिडिल क्लास है, वहाँ एक वो इस सारे जो क्लास डिफरेंस है उसको मजहबी नफरत में जो है वो ढालने की कोशिश की जाती है, जिसमें ओम मंडली और हनुमान मंदिर कराची हैदराबाद में फिर बड़ा वाकया होता है मस्जिद मंजिलगाह का वाकया। वो भी अगर सुना है ज़ाती तौर पे वहाँ पे दोनों जो मसले थे, वो एक वहाँ पे जो मुसलमानों की तरफ से भी वहाँ एक मज़हब तब्दील करने का जो है वो ठेका लेने वाले थे, वो ठेकेदार थे, वो अपने मफादात का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, और दूसरी साइड पे वही फोर्स कन्वर्जन दूसरी साइड पे हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। और फिर वहाँ पे उन सारी चीज़ को, क्योंकि लसबेला सामने था और लसबेला के साथ ही वो मस्जिद थी, तो सारे मामले को उस मजहबी नफ़रत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और जीएम सैयद ये खुद कबूल करते हैं कि वो हालांकि उसमें इस्तेमाल तो हुए, लेकिन उनका थ्रू आउट जो है वो उसमें कोई इस तरह की बड़े फसादात या तशद्दुद में कोई ऐसा रोल नहीं था। उस ज़माने में ये था कि एक मूवमेंट हुई थी कि भाई किसी को हिंदू को मुसलमान बना दो, तो सखर में उस वक्त ठीक ठाक उन्हें वो मुसलमानों को फिर हिंदू बना देते तो काफ़ी जो गरीब मुसलमान जो हुआ वो हिंदू बन गया, वो फिर शहनाइयाँ बजती थी, फिर वो वहाँ से आता था, फिर वहाँ से था, तो ये जाते रहते, कोई मुसलमान हिंदू हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया। तो पीर भरचुंडी वाले जो उधर हैं वो मुसलमान, वो उस ज़माने में उनको किसी ने दे दिया सपोर्ट, सारा तो ब्रिटिशर्स का था। हाँ, तो वो कन्वर्जन के उसमें थे, वो मुसलमान करते थे, और ये यहाँ पर सखर में फिर हिंदू मुसलमानों को हिंदू करते थे, और ये काम चलता रहता था उसमें। तो उस ज़माने में वो सखर का जो मस्जिद का हुआ, तो वो इशू बना गया, तो कोई मस्जिद थी उस पर उन्होंने जाके कहा कि भाई ये हमारा मंदिर है, क्योंकि 7 वेला सामने था, तो उन्हें कहा कि ये मंदिर ही है, वो सामने मंदिर है तो इसके इस तरफ भी मंदिर ही है उसमें। तो वो उनकी बिल्कुल मंदिर का हिस्सा था, लेकिन उसके साथ उन्होंने मस्जिद भी बना दी, दोनों एक साथ थे। उस पर झगड़ा हुआ, तो उस बात पे वही जो कॉन्फ्लिक्ट चला था उसमें साईं ने जाकर उस ग्रुप को सपोर्ट किया जो मुस्लिम में थे, उसमें फिर मर्डर कुछ हो गए, तो फिर वो हो गया कि भाई हाईलाइट हो गया, इशू हुआ, फिर साईं पे केस भी हुआ, लेकिन फिर आखिर में प्रूफ हुआ कि साईं ने उसमें कोई इसमें नहीं था, ये तो असल में लोकल झगड़ा जो था हिंदू मुस्लिम का तज़ाद जो उसमें वजह से हुआ।